हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलीज़ वेटनरी विजडम। दोस्तों, योकसैक इन्फेक्शन जैसा कि आप सब जानते हैं कि पोल्ट्री चिक्स में भारी मोर्टलिटी के लिए ज़िम्मेदार होता है। आपको पता है कि जब चूज़ा हैचरी से आता है वो 1 या 2 दिन का होता है, तो उसके अंदर योक रहती है जो कि उसे 48 से 72 घंटे के लिए उसके एनर्जी का, खाने पीने का इंतज़ाम करके रखती है। अगर उसमें उसे दाना ना भी दिया जाए तब भी वो उससे जीवित रहता है। लेकिन ये योग बैक्टीरिया के पनपने के लिए भी एक अच्छा मीडियम होता है, जिसकी वजह से योकसैक इन्फेक्शन हो जाता है और चिक्स में भारी मोर्टलिटी देखने को मिलती है। तो एक कहावत भी है कि जो फार्मर ब्रूडिंग में सोए वो आखिर में रोए। अगर ब्रूडिंग आप ठीक से नहीं करेंगे और योग इन्फेक्शन रहेगा या चिक की इम्यूनिटी बिल्डअप नहीं हो पाएगी तो आपको काफ़ी नुकसान का सामना उसमें करना पड़ता है। और इसी सिलसिले में जो चिक का साइज़ होता है, वेट होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या महत्व होती है, ये भी इस वीडियो में बताया जाएगा। और किस तरीके से एक सक्सेसफुल ब्रूडिंग की जा सकती है उसे भी हम देखेंगे। तो उद्देश्य हमारा ये रहता है कि मोर्टलिटी जो है वो 0.5% से कम रहे, मतलब आधा % भी मोर्टलिटी पहले वीक में नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है ब्रूडेक्स ने, जो कि एक अल्टीमेट ब्रूडिंग सॉल्यूशन है। ब्रूडिंग आप 3 दिन ब्रूडेक्स से कीजिए तो आपकी जो ब्रूडिंग की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, मोर्टलिटी वगैरह की और चिक की ग्रोथ की, वो इससे सॉल्व हो सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सक्सेसफुल चिक्स ब्रूडिंग फर्स्ट 7 डेज़ ऑफ चिक्स लाइफ। ये जो पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन है इसका राइट अप मैंने अपनी वेबसाइट पे लिखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो ये सबसे पहला प्रिंसिपल है कि टोटल मोर्टलिटी इन अ पोल्ट्री फ्लॉक इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर्टलिटी ऑफ न्यूली हैच चिक्स इन देयर फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, एंड इन दिस केस यूनिफॉर्मिटी ऑफ फ्लॉक इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका हिंदी में आसान मतलब ये है कि जो टोटल मोर्टलिटी होती है पोल्ट्री के पूरे फ्लॉक में 40 दिन के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पहले हफ्ते की मोर्टलिटी के। मतलब अगर पहले हफ्ते में मोर्टलिटी ज़्यादा होती है तो मतलब पूरे के पूरे बैच में आपकी मोर्टलिटी 40 दिन का जो बैच होगा उसमें ज़्यादा होने वाली है। अगर उसमें कम होती है पहले हफ्ते में मोर्टलिटी, तो फिर पूरे 40 दिन में भी मोर्टलिटी ज़्यादा नहीं होती। मान लीजिए अगर पहले हफ्ते में मोर्टलिटी 1000 चूज़ों में 10 की होती है, तो पूरे बैच में हम ये लगा के चलते हैं कि 60 बर्ड्स की मोर्टलिटी पूरे बैच में होगी। अगर वो 5 की मोर्टलिटी रहे पहले हफ्ते में, तो मात्र 30 बर्ड्स की मोर्टलिटी पूरे 40 दिन में होगी। तो पहले हफ्ते में हमें मोर्टलिटी रोकनी है, चिक्स की ग्रोथ पे ध्यान देना होता है। हालांकि चिक इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है, दिखता नहीं है हमें बढ़ता हुआ, बढ़ता बहुत तेज़ी से है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जहाँ पे ब्रूडिंग ठीक नहीं हुई होती है, पहले हफ्ते में मोर्टलिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे फ्लॉक भी यूनिफॉर्म नहीं रहता। मतलब छोटा बड़े की जो प्रॉब्लम आती है, कुछ बर्ड छोटे रह जाते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं, तो ये वाली जो प्रॉब्लम आती है उन्हीं फ्लॉक्स में आती है जिनमें ब्रूडिंग अच्छे से नहीं होती है। तो अब इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखिए। पहले 7 दिन चिक्स की लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत क्रूशल टाइम होता है जो उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करता है। और ये देखा गया है कि जो अभी भी बताया आपको कि जो टोटल मोर्टलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोर्टलिटी इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। और पहले हफ्ते में अगर मोर्टलिटी ज़्यादा है तो यूनिफॉर्मिटी भी फ्लॉक में नहीं रहती है, कम होती चली जाती है। छोटा बड़ा जो बर्ड होता है वो ज़्यादा नज़र आता है आगे आने वाले टाइम में, दूसरे या तीसरे हफ्ते में। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट्स होते हैं वो वाइप आउट हो जाते हैं इसके अंदर। मतलब अगर ब्रूडिंग ठीक नहीं हो रही है तो उसके अंदर जो लॉसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर 7वें दिन पर वेट बर्ड का वो हाईली कोरिलेटेड रहता है 35वें दिन पर जो उसका वेट रहता है। अगर आपने 5 ग्राम एक्स्ट्रा गेन कर लिया आपने मैनेजमेंट की वजह से 7वें दिन पर, तो वो ट्रांसलेट होता है लगभग 35 ग्राम वेट में 35वें दिन पर। तो और इसमें ये नहीं है कि ये ज़्यादा फीड खाएगा उस 35 ग्राम को गेन करने के लिए। FCR इसमें इफ़ेक्ट नहीं होता है, सिर्फ मैनेजमेंट अगर अच्छा रखा जाए तो आप 1000 मुर्गियों पे 35 किलोग्राम एक्स्ट्रा वेट गेन कर सकते हैं अगर आप ब्रूडिंग अच्छी करेंगे तो फर्स्ट वीक में जो मोर्टलिटी होती है वो हाई रहती है, मतलब फार्मर्स उसे नॉर्मल कंसीडर करते हैं। और उससे प्रिवेंट करने के लिए भी वो ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं और उन फार्मर्स को ज़्यादातर पता भी नहीं होता है कि मोर्टलिटी को कैसे
रोका जा सकता है पहले हफ्ते में। मैंने एक अर्ली चिक मोर्टलिटी के बारे में वीडियो बनाया है, उसमें काफ़ी फार्मर्स को उससे हेल्प मिली है। आप उन रीज़न्स को जानने के लिए वो भी देख सकते हैं। तो आइडियल कंडीशन ये रहती है, जो मैनुअल्स में लिखा रहता है बर्ड्स ब्रॉयलर के मैनुअल्स में, कि 1% से कम मोर्टलिटी पहले हफ्ते में रहनी चाहिए। और 70% ऑफ टोटल मोर्टलिटी, अगर मान लीजिए आपके 40 दिन के बैच में 100 मुर्गियाँ मरने वाली हैं, तो 70% पहले हफ्ते में मतलब 70 मुर्गियाँ पहले हफ्ते में मर जाती हैं, फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, अगर कोई डेडली डिजीज़ ना आए और सब कुछ नॉर्मल चले तो मोर्टलिटी 1% से कम रहनी चाहिए पहले हफ्ते में। लेकिन हम यहाँ पे टारगेट रख के चल रहे हैं कि वो आधे % भी नहीं होनी चाहिए। और मैंने मतलब रिपीटेडली ऐसा देखा है फार्मर्स में, जहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज़ें पता रहती हैं और प्रॉपर मेडिकेशन फॉलो किया जाता है, तो वहाँ पे मोर्टलिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है। वो फार्मर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो इस पर कमेंट भी कर सकते हैं, करके बता सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि हमें कुछ पहलुओं को समझना पड़ेगा जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले हमें चिक्स की फिजियोलॉजी समझने की ज़रूरत है कि वो अंदर से वो कैसा बना होता है और इन्फेक्शन उसके अंदर पहुँचता कैसे है। क्योंकि जो अंडे के अंदर जो चूज़ा पनपता है वो अपने खाने के लिए यॉक को यूटिलाइज़ करता है एज अ फूड मटेरियल, और एल्ब्यूमिन को फॉर प्रोटीन और वाटर रिक्वायरमेंट्स के लिए। और जब ये डेवलप हो रहा होता है तो ये पूरे अमाउंट को, यॉक को पूरा यूटिलाइज़ नहीं कर पाता, और कुछ जो यॉक होती है, यॉक का अमाउंट होता है, वो चिक की बॉडी के अंदर भी आ जाता है जब वो हैच करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चिक का एम्ब्रियो है। ये तो जर्दी है, पहले दिन पर ये खाली जर्दी नज़र आती है, लेकिन इसके अंदर एक ब्लास्टोसिस्ट रहती है, या ब्लास्टोडिस्क भी कहते हैं उसे। तो वो धीरे धीरे पनपनी शुरू होती है जब इसकी हैचिंग होती है। तीसरे दिन पर हार्ट बन जाता है, फिर 14 दिन पर आई दिखने लगती है। तो इस तरीके से एक धीरे धीरे चिक्स डेवलप होता है, और ये लगभग 7 दिन तक, 6 दिन तक इसमें ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन 7वें दिन से इसमें चिक नज़र आने लगता है। और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यॉक इसमें अलग रहती है, और एक तरफ यॉक हो जाती है और एक तरफ चूज़ा हो जाता है। तो और 21वें दिन पर ये हैच होने लायक हो जाता है और हैच हो जाता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें 19th डे, 17 डे से और 19 डे पर ज़्यादा देखने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो चूज़ा 17वें दिन पर लगभग पूरी तरीके से बन चुका है, लेकिन इसमें यॉक बाहर है, और एक साइड यॉक है और एक साइड इसमें चूज़ा है। तो ऐसे ही 18वें दिन पर ये और डेवलप होता है, और यॉक एक तरफ रहती है और चूज़ा एक तरफ रहता है। लेकिन 19वें दिन पर क्या होता है कि जो यॉक होती है ना, वो चूज़े के पेट के अंदर आ जाती है। अगर यहाँ पे आप देखें इसे, तो चूज़े के पेट के अंदर यॉक आ जाती है। तो जिस पॉइंट से ये यॉक अंदर आती है, इसे हम कहते हैं नेवल। ये पॉइंट कहलाता है नेवल। नेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट है चिक की बॉडी का, और फिजियोलॉजी को समझने में नेवल हमें बहुत काम आने वाला है आगे। तो जिस रास्ते से यॉक अंदर आती है चूज़े के अंदर, उसे हम नेवल कहते हैं, या हिंदी में नाभि भी कहा जाता है उसे। जो जैसे हमारी नाभि होती है, ऐसे ही चूज़े की भी नाभि होती है। तो यॉक का क्या है कि यॉक चूज़े के अंदर आ जाती है। इसका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है, मतलब कुदरत ने जो चूज़ा होता है, क्योंकि ये तुरंत निकलते ही ये कबूतर के या तोते के चूज़े की तरह नहीं होता है कि जिन्हें कबूतर चोंच से या तोता अपनी चोंच से उन्हें भराता है। इसके ऊपर पंख होते हैं और ये तुरंत अंडे से निकल के भागने लगता है। तो उस टाइम के लिए इसे जो शुरू के 48 या 72 घंटे होते हैं, इसे सर्वाइवल के लिए थोड़ी एनर्जी या कुछ मटेरियल चाहिए होता है। उस टाइम यॉक काफ़ी इसमें हेल्प करता है। लेकिन साथ साथ यॉक क्या होता है, एक बहुत अच्छा मीडियम होता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। जो बैक्टीरिया, इन्फेक्शियस बैक्टीरिया होते हैं और ये सब होते हैं, इनकी ग्रोथ के लिए यॉक बहुत अच्छा रहता है। और अगर वो इन्फेक्शन इसमें हो जाता है तो अर्ली चिक मोर्टलिटी होती है। इस यॉक के अंदर इन्फेक्शन पहुंचता कैसे है, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, और इसकी स्टडी करना, ये इसे समझना बहुत ज़रूरी है अगर इसे आपको रोकना है। तो उससे क्या होगा, अगर आप इसे समझेंगे तो यू कैन रिड्यूस द अर्ली इन्फेक्शन इन
चिक्स लाइफ, जो चूज़े की शुरुआती जो दिन होते हैं उनमें इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। अब हमें पता है कि जो एग्स होते हैं ब्रीडर के या जो चिक्स प्रोड्यूस करती हैं हैचरीज़, उनमें एग्स जो हैं वो कंटेमिनेटेड रहते हैं, उनके ऊपर बीट लगी रहती है, धूल मिट्टी लगी रहती है, या ठीक से अगर उन्हें साफ़ नहीं किया गया है, या हैचरी में भी इन्फेक्शन रहता है कई बार, तो वो चूज़ों के अंदर आ जाता है। अब फार्मर का तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कंट्रोल रहता नहीं है, ना फार्मर उसमें कुछ कर सकता है, बल्कि फार्मर के यहाँ जब चूज़ा अगर इन्फेक्टेड आता भी है तो उसे पता नहीं रहता है, और अगर मॉर्टलिटी होती है तो फार्मर उसे अपनी ही गलती हमेशा समझता है। तो लेकिन फार्मर के हाथ में यह है कि वो ट्रांसपोर्ट स्ट्रेस को कम कर सकता है। जो चूज़े उसके यहाँ आने वाले हैं वो रात में आने चाहिए या दिन के ठंडे समय में आने चाहिए, और उन्हें प्रॉपर ब्रूडिंग एनवायरनमेंट वो प्रोवाइड करे अगर, तो लॉसेस को फार्मर कम कर सकते हैं। तो अब हमने जो मैंने पहले बताया था कि नेवल एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो ये पर्टिकुलर जो पार्ट है ये नेवल है, ये दिख रहा है आपको। तो एक चीज़ ये होती है कि यॉक जो होती है जब चिक के अंदर चली जाती है, तो ये ऊपर जो पार्ट रहता है ये कोई स्किन नहीं होती है, एक थिन मेम्ब्रेन का फ्लैप होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड स्किन नहीं होती है, ये एक थिन मेम्ब्रेन का फ्लैप होता है, ये जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। और अगर अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में इसे हम रखते हैं तो ये इन्फेक्ट भी हो जाता है, और कभी कभार क्या होता है टूटने भी लगता है। अगर चिक डिहाइड्रेटेड है तो इसके अंदर से पानी बाहर आने लगता है, और चिक के जो पंख होते हैं, जो फर होता है उसके ऊपर, वो गीला गीला सा होता है, और वो ऐसा लगता है जैसे भीग गया है। वो भीगा नहीं होता है, वो यॉक का पानी बाहर आ जाता है, जो कि डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। तो ये अगर ब्रोकन है या ये सूजा हुआ है या लाल हो रहा है, तो यहाँ से इस पर्टिकुलर जगह से इन्फेक्शन इसमें एंटर करता है। ये ब्रोकन क्यों होता है? अगर चिक की हैंडलिंग ठीक से नहीं हुई है, या हैच अर्ली हैच है या डिलेड हो गया है, उसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था हैचिंग जहाँ पे हुई है, तो उन फैक्टर्स की वजह से चिक में ये प्रॉब्लम आती है नेवल की। तो नेवल इन्फेक्शन अगर आप देखें, अगर वो प्रॉपरली हील नहीं होती है नेवल, जहाँ से यॉक अंदर गई थी मैंने बताया था आपको, तो वहाँ से इन्फेक्शन अंदर चला जाता है और वहीं से सीवियर मॉर्टलिटी शुरू होती है। अब अगर आप देखें तो चिक ऐसा दिखाई देता है जैसे पीछे से सड़ गया है या इसके ऊपर ज़ख्म से होने लगे हैं। ऐसा कई मतलब चिक्स में आपको दिखाई देगा जब आपके यहाँ ये प्रॉब्लम आएगी। लेकिन तो जो भी अधिकतर मॉर्टलिटी होती है शुरू के दिनों में, वो लैक ऑफ क्लीन एनवायरनमेंट, जो हाइजीनिक एनवायरनमेंट या साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट नहीं होता है, ब्रूडिंग की एरिया ठीक नहीं है, या फिर हैचरी से ही कंटेमिनेशन आया है, तो उनकी वजह से इन्फेक्शन होता है और जिसकी वजह से मॉर्टलिटी बढ़ जाती है। कई बार क्या होता है, जो बहुत बड़े फार्म्स होते हैं उनमें न्यूज़पेपर के ऊपर या पेपर के ऊपर ब्रूडिंग नहीं की जाती है और उन्हें डायरेक्टली लीटर के ऊपर छोड़ दिया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर भी नेवल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और वहाँ से बैक्टीरिया यॉक के अंदर जाता है और यॉक सैक इन्फेक्शन होता है। और ये खाली मैनेजमेंट का फेलियर है, ये मैनेजमेंट फेलियर कहलाता है, और इस जगह पे कोई मेडिसिन भी ऐसे काम नहीं करती है। तो ये मैनेजमेंट को आपको देखना है, और अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो उसे फिर सॉर्ट आउट करना है, जो भी मतलब आपके पास एंटीबायोटिक्स हैं उनके थ्रू, अगर ये इन्फेक्शन है तो नॉर्मल मैनेजमेंट क्या करते हैं फार्मर, जो ट्रेडिशनल एक ब्रूडिंग होती है उसमें गुड़ दिया जाता है, सोडा और नमक दिया जाता है चूज़ों को। जनरली होता क्या है कि फार्मर जैसे ही चूज़े आते हैं तो बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट जो करते हैं वो इस चीज़ का करते हैं कि पानी के अंदर गुड़ मिला देते हैं, पूरा जो ब्रूडिंग का एरिया होता है उसे सील कर देते हैं, पूरी पन्नियाँ वगैरह ढक देते हैं, बल्ब लगा देंगे, अगर ठंड का मौसम है तो हीटर लगा दिया जाएगा। वेंटिलेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वेंटिलेशन से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। तो इसमें फार्मर क्या करते हैं कि जैगरी जो गुड़ कहलाता है और सॉल्ट और सोडा का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं और वो चूज़ों को देते हैं। आम तौर पे 1 किलो गुड़ 1000 चूज़ों को और 100 ग्राम सोडा 1000 चूज़ों को दिया जाता है, जैसा कि आम तौर पे फार्मर्स में देखने में आता है। लेकिन अगर हम देखें तो 1000 चूज़ों का जो वेट होता है वो 40 से 50 किलो तक होता है। अब आप खुद सोचिए कि अगर 40 या 50 किलो के किसी इंसान को, या अगर 1 किलो गुड़ दे दिया जाए तो उसकी क्या हालत होगी।
तो गुड़ बेसिकली उसमें डायरिया कर देगा, लूज़ ड्रॉपिंग कर देगा, और जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन और बढ़ जाता है। तो ये एक गलत प्रैक्टिस है और इसकी वजह से जो मोर्टलिटी है वो बहुत बढ़ती है। अच्छा, गुड़ को फार्मर एक अच्छी चीज़ जानता है और होता भी अच्छा है अगर वो कम तादाद में या कम अमाउंट में लिया जाए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप गुड़ खा लेंगे या उसे दे देंगे पानी के अंदर तो वो डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो गुड़ होता है उसके अंदर बेसिकली सुक्रोज़ होती है और वो अंदर जाके जब चिक की इंटेस्टाइन में पहुंचती है तो वो बैक्टीरिया का प्रोलिफरेशन करती है। बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के अंदर जाके बढ़ जाता है, जिससे इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन होता है और वही इन्फेक्शन फिर यॉक में पहुंचता है। यॉक में किस तरह पहुंचता है वो मैं आगे दिखाऊंगा। तो 1000 चिक्स के लिए अगर आप गुड़ दे भी रहे हैं तो 50 ग्राम से ज़्यादा गुड़ ना दें और उसमें 5 ग्राम से ज़्यादा सोडा ना मिलाएं। अगर इससे ज़्यादा मिलाएंगे तो वो फिर मोर्टलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम को कि ये पर्टिकुलर ये यॉक सैक है यहाँ पर, मतलब इसके अंदर जर्दी है और ये जो है ये इंटेस्टाइन है चूज़े की, चिक की, और इसके अंदर ये जो एरो दिख रहे हैं ये फीड मूव कर रहा है। जो चूज़ा आएगा आपके यहाँ वो फिर फीड खाता है तो वो इंटेस्टाइन में इस तरीके से मूव करता है और यॉक धीरे धीरे यहाँ से रिस के इस पर्टिकुलर एक छेद होता है, मेकल डाइवर्टिकुलम कहते हैं इसे, यहाँ से यॉक रिस के इंटेस्टाइन में आता रहता है और इस फीड के साथ मिलके डाइजेस्ट होता रहता है। फार्मर क्या सोचते हैं कि हम उन्हें फीड ना दें तो यॉक बहुत जल्दी इस इंटेस्टाइन में आएगा और जल्दी से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर आप फीड नहीं देंगे तो इंटेस्टाइन मूव नहीं करती है और जब मूव नहीं करेगी तो यहाँ से यॉक भी इधर नहीं आता है। तो जितनी जल्दी आप फीड दे देंगे उतनी जल्दी यॉक भी यूटिलाइज़ होना शुरू हो जाएगी। तो जब चूज़ा फीड खाने लगता है तो उसके साथ एनवायरनमेंट के बैक्टीरिया भी उसके इंटेस्टाइन में जाने लगते हैं और उनकी तादाद बढ़ने लगती है धीरे धीरे। तो ये यॉक उस फीड के लिए भी जो ये बैक्टीरिया हैं यॉक उनके लिए भी एक अच्छा माध्यम होता है उनके पनपने के लिए। इनकी बैक्टीरिया की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया मतलब जो हैं वो भी इनके साथ साथ आए हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर आप फीड नहीं देते हैं और ग्लूकोज़ या बहुत ज़्यादा ये जो गुड़ का सॉल्यूशन होता है ये दे देते हैं तो ये बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और बहुत ज़्यादा पनप जाते हैं और इनकी जो संख्या है बहुत बढ़ जाती है और ये यॉक के अंदर पहुंच जाते हैं। जब ये यॉक के अंदर पहुंचते हैं तो फिर यॉक को कंटेमिनेट करते हैं और उसे ही हम यॉक सैक इन्फेक्शन कहते हैं। तो गुड़ की वजह से इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया का बढ़ना, क्योंकि गुड़ वो जो गुड़ जाएगा वो चूज़े की डाइट तो बनेगा नहीं, चूज़े को तो एनर्जी नहीं पहुंचाएगा, लेकिन बैक्टीरिया का खाना वो ज़रूर बन जाता है, जिससे बैक्टीरिया प्रोलिफरेट करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं और यॉक सैक में इन्वेड कर जाते हैं, उसके अंदर पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ पे बढ़ते हैं। और यॉक जो है वो बहुत अच्छा मीडियम है बैक्टीरिया को डिवाइड करने के लिए, मतलब बैक्टीरिया का एक बहुत अच्छा खाना होता है यॉक। तो वहाँ से इन्फ्लेमेशन होता है और फिर उसके बाद मोर्टलिटी बहुत तेज़ी से होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्मल इंटेस्टाइन है यहाँ पर ये, और इससे ये जुड़ा रहता है यॉक इस तरीके से। हालांकि ये तो छोटा हो गया है, ये बड़े मतलब किसी बर्ड का इंटेस्टाइन है, तो हालांकि ये बड़ा रहता है और यहाँ से ये रिस के इंटेस्टाइन में आता रहता है। अब आप देख सकते हैं कि ये इंटेस्टाइन है यहाँ पर और इंटेस्टाइन से ये वाला यॉक सैक जुड़ा हुआ है। ये काफ़ी इन्फ्लेम्ड है, लाल रंग का हो गया क्योंकि ये इन्फेक्टेड है। इंटेस्टाइन भी आपको दिख रही है बिल्कुल लाल हुई हुई है, तो ये बेसिकली इन्फेक्टेड इंटेस्टाइन है इसमें। तो यहाँ पर इस वाले ये जो डायग्राम था इसमें यही बताया गया है कि यॉक इससे जुड़ा रहता है। इंटेस्टाइन में अगर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया आ जाएंगे किसी भी वजह से तो वो फिर यॉक में इन्वेड कर जाते हैं और फिर वहाँ से यॉक सैक इन्फेक्शन होता है। इस तरीके का चूज़ा उसमें नज़र आता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे ये भीग गया है, गीला हो गया है, ये इसे पानी के अंदर डाल के निकाल लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये इसके अंदर का जो पानी होता है ना वो बाहर आ जाता है, डिहाइड्रेशन जिसे कहते हैं, डिहाइड्रेशन भी होता है और इस फ्लैप के बाहर पानी भी आ जाता है इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो चिक ऐसा दिखने लगता है और ये जो अंदर यॉक होती है ना, जिस सैक के अंदर होती है, वो बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से। और जब आप इसे फाड़ते हैं तो आपको बिल्कुल अंदर पीला पीला नज़र आता है,
लीवर के ऊपर भी बिल्कुल पीला होता है। और जो यॉक होती है वो जब फटती है तो वो ऐसे पानी की तरह बाहर आती है, जैसे इस वाले उसमें दिख रही है आपको, बिल्कुल पानी की तरह हो जाती है यॉक, और वो फट के इस तरीके से बाहर आती है और इसमें बदबू भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये तो यॉर्कशायर इन्फेक्शन था। अब आते हैं चिक के साइज़ पर कि चिक का साइज़ कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर चिक का साइज़ की बात करें हम, तो वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है एग के साइज़ के ऊपर। अगर एग का साइज़ ज़्यादा है तो चिक का साइज़ भी ज़्यादा होगा। और जो वेट होता है डे ओल्ड चिक का, वो भी लगभग 2/3 होता है ओरिजिनल एग वेट के। मतलब अगर 60 ग्राम का अंडा है तो लगभग 40 ग्राम का चूज़ा होता है। और क्योंकि वेट डे ओल्ड चिक का जो वेट होता है वो पॉजिटिवली एसोसिएटेड होता है स्लॉटर वेट के साथ। मतलब अगर भारी चूज़ा आएगा तो जो स्लॉटर वेट होगा जब आप उसे बेच रहे होंगे तो उस मुर्गे का भी वज़न ज़्यादा होगा 40 या 42 दिन पे। तो फार्मर ये चाहते हैं कि वो जो अंडा है या जो चूज़ा है उसका ज़्यादा वेट, जब वो ख़रीद रहे हो तो ज़्यादा वेट का चूज़ा ख़रीदें। लेकिन इसकी भी एक अपर लिमिट होती है, एक ऑप्टिमल एग वेट की। मतलब ऐसा नहीं है कि फिर वो हम साइज़ उसका बढ़ाते ही चले जाएं, क्योंकि जो भारी चूज़ा होता है वो ज़्यादा वज़न गेन करता है। क्योंकि ज़्यादा बड़े जो अंडे होते हैं ना, वो भी कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मान लो अगर ज़्यादा बड़ा अंडा है तो उसकी जो शेल क्वालिटी है वो बहुत पुअर होती है। पुअर का मतलब ये होता है कि वो बहुत थिन हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो कांस्टेंट अमाउंट में डिपॉजिट होता है। अगर वो उसे बड़े अंडे के ऊपर डिपॉजिट होना होगा तो वो पतला हो जाएगा, वो थिन हो जाएगा। अगर वो थिन होगा तो हैचिंग पुअर होगी और हैचेबिलिटी भी उसकी पुअर होगी। उसके अंदर जो चूज़ा निकलेगा वो कमज़ोर चूज़ा निकलेगा। और अगर अंडा बड़ा है और एम्ब्रियो का साइज़ भी उसमें बड़ा है तो उसमें हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। दूसरा ये होता है कि जो बड़े अंडे होते हैं वो जो हैचिंग ट्रे होती है या जो इंक्यूबेशन ट्रे होती है हैचरीज़ के अंदर, वो उसमें फ़िट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी हैचिंग ठीक से नहीं होती। और जो बड़े अंडे होते हैं उनमें ओवर हीटिंग होती है इंक्यूबेशन के दौरान, जिससे पुअर चिक डेवलपमेंट होता है। मतलब चिक डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता और चिक की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे बड़े जो चूज़े हैं वो अच्छी ही क्वालिटी के होंगे आपको। अगर वो भारी हैं तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी क्वालिटी के होंगे, क्योंकि जो जितनी भी एग ट्रेज़ होती हैं वो एवरेज जो एग साइज़ होता है उसके लिए बनाई जाती हैं। बड़े अंडों के लिए वो एग ट्रेज़ इतनी ठीक से नहीं काम करती। तो वेट जो होता है डे ओल्ड चिक का, ये कॉम्बिनेशन होता है उसका रियल बॉडी वेट का। अच्छा, एक बात और है कि जो चिक का वेट है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो ओरिजिनल जो चिक होता है उसका वेट होता है, और एक रेसिडुअल यॉक का वेट होता है। मतलब जो जर्दी होती है अंडे की उसका वेट होगा और चिक का वेट होगा, दोनों को मिला के वो वेट बनता है जो हम वेट करते हैं चूज़े का। जैसे मान लो कोई 42 ग्राम का कह रहा है तो उसके अंदर एक पार्ट चूज़ा होगा, एक पार्ट यॉक होगी। तो रेसिडुअल यॉक हमें पता है, जो उसके अंदर यॉक रहती है वो न्यूट्रिएंट का सोर्स होती है, पहले कुछ दिनों में उसे हेल्प करती है उसके सर्वाइवल में। लेकिन ये जो यॉक होती है ये चूज़े का कोई इंटीग्रल पार्ट नहीं है, उसकी बॉडी का कोई हिस्सा नहीं होता है ये। ठीक है, ये कम या ज़्यादा इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। तो जो भारी चूज़े होते हैं ना उनके अंदर यॉक का वज़न ज़्यादा रहता है। तो रेसिडुअल यॉक जो होती है वो वेरी करती है, मतलब बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि सबके अंदर एक ही जितनी यॉक होगी। तो टारगेट या रेसिडुअल यॉक जो होती है वो लगभग 8 से 10% होती है बॉडी वेट का। अगर आपका 40 ग्राम का चूज़ा है तो उसके अंदर लगभग 4 ग्राम जो है वो यॉक होगी। लेकिन फील्ड कंडीशन में अगर हम देखें तो जो रेसिडुअल यॉक है वो 10 से 12 ग्राम तक भी हो जाती है कभी कभी, जो भारी अंडे होते हैं उनके अंदर, और या बड़ी यॉक आती है तो वो पूरी की पूरी यॉक को यूटिलाइज़ नहीं कर पाता। और ऐसा किस में होता है, स्पेशली इन ओल्डर ब्रीडर्स। जो ओल्ड ब्रीडर्स से जो चूज़े आते हैं वो बड़े अंडे आते हैं, उनके अंदर यॉक का साइज़ भी बड़ा होता है, तो उन चूज़ों के अंदर यॉक भी ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा यॉक होगी तो उसे यूटिलाइज़ करने में भी कठिनाई होगी, वो ज़्यादा टाइम में यूटिलाइज़ होगी। जब ज़्यादा टाइम में यूटिलाइज़ होगी तो उसे इन्फेक्ट होने का ख़तरा भी बना रहता है। तो जो ओल्ड ब्रीडर से चूज़े आते हैं, अगर उनकी ठीक से आपने देखभाल नहीं की है तो उनमें यॉकसैक का ख़तरा, यॉकसैक इन्फेक्शन का, ये यॉक का ख़तरा होना ज़्यादा होता है। तो ये कोई फंक्शनल ऑर्गन नहीं है,
तो जो डिफरेंस है, मतलब अगर 12 ग्राम उसके अंदर यॉक है और होनी 4 ग्राम चाहिए थी, तो 8 ग्राम का डिफरेंस जो होता है यॉक का वो बहुत ज़्यादा होता है दो चिक्स में। और जबकि उनका बॉडी वेट इक्वल होगा। अगर 12 ग्राम मान लो 42 ग्राम के दो चूज़े हैं, एक के अंदर 12 ग्राम यॉक है और एक के अंदर 4 ग्राम यॉक है, तो जिसके अंदर 12 ग्राम यॉक होगी उसका जो बॉडी वेट होगा, ओरिजिनल बॉडी वेट चिक का होगा, वो मात्र 30 ग्राम होगा। लेकिन जिसके अंदर 4 ग्राम यॉक होगी वो 38 ग्राम का चूज़ा होगा। तो इस वजह से ब्रीडर का साइज़, वो कितने बड़े अंडे दे रहा है, या ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। छोटे ब्रीडर में जो नया ब्रीडर होता है उसके अंदर यॉक कम ही रहती है हमेशा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो वो ये जो डिफरेंस होता है 8 ग्राम का, ये काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम फ्रेश एग की बात करें तो उसके अंदर लगभग 20 ग्राम जो वज़न होता है वो यॉक का होता है। तो 8 ग्राम यॉक का वज़न चिक के अंदर एक सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले करता है। और अगर ये यूटिलाइज़ नहीं होती चिक के लिए, चिक अगर इसे यूटिलाइज़ नहीं कर पाता है, उसे बहुत ज़्यादा गुड़ वुड़ पिला दिया आपने, या चीनी या ग्लूकोज़ कुछ भी ऐसी चीज़ें दे दी और बैक्टीरिया उसके इंटेस्टाइन में प्रोलिफरेट कर गए, तो उन बैक्टीरिया को बहुत अच्छा मीडियम मिल जाता है सर्वाइव के लिए, इन्फेक्शन करने के लिए। उन चिक्स में यॉक सैक इन्फेक्शन या अर्ली मोर्टलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस एक्स्ट्रा यॉक को यूटिलाइज़ करना टाइम में, विद इन टाइम, ये बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ ये रिटेन्ड यॉक की प्रॉब्लम आ जाती है और यॉक सैक इन्फेक्शन हो जाता है। इट विल बी अ मीडियम फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। तो अब इम्पॉर्टेंट हो गया है यहाँ पर ये जानना कि एंट्री पोर्टल क्या होते हैं बैक्टीरिया के, और वो यॉक सैक तक कैसे पहुँचते हैं। ये दोनों मैं बता चुका हूँ, या तो नेवल के थ्रू पहुँचते हैं, जो उसकी नाभि होती है जहाँ से यॉक अंदर जाती है, तो वहाँ के थ्रू अंदर पहुँचते हैं, या फिर यॉक सैक जो इंटेस्टाइन में खुलता है, जिस रास्ते से यॉक इंटेस्टाइन के अंदर जाती है, तो उसी रास्ते से बैक्टीरिया भी अंदर चले जाते हैं। अब कौन से स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं? जब भी चिक डिलीवर होते हैं फार्म में, तो वो स्ट्रेस में होते हैं। कौन सा स्ट्रेस होता है? उन्हें बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का स्ट्रेस होता है। और ये फार्मर नहीं इमेजिन कर सकते हैं कि वो लेवल जो स्ट्रेस का है वो कितना है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि क्या टाइम ड्यूरेशन चिक्स ने मतलब अपनी ट्रांजिट में लिया है, हैचरी से फार्म तक आने में उन्हें कितना टाइम लगा है। इस केस में फार्मर को ये सोचना चाहिए कि जो स्ट्रेस फैक्टर है उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए और जेंटली शिफ्ट करना चाहिए चिक्स को बॉक्सेस में से ब्रूडिंग एरिया के अंदर। सबसे पहले स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। तो स्ट्रेस को रिड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि डिम लाइट रखें जब आप चिक को प्लेस कर रहे हो अपने ब्रूडिंग एरिया में। तो उस टाइम जब चिक को निकालते हैं, क्योंकि एकदम अंधेरे से निकाल के अगर रोशनी में लेके आएंगे तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो डिम लाइट रखें, धीरे धीरे उस लाइट को बढ़ाएं, और पहले ही चिक के आने से पहले ही बर्तनों में पानी वगैरह या जो भी आप उन्हें एनर्जी ड्रिंक देने वाले हैं वो तैयार रखें। और लगभग 1 घंटे के अंदर ही आप फीड को उस पर बिखरा दें, या तो चिक ट्रे में रख दें, या फिर न्यूज़पेपर अगर आपने बिछाएं तो उस पर आप वो जो फीड है उसको बिखरा दें। हैचिंग के बाद हैचरी के अंदर फार्म तक आने में जो ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें चूज़ों को पानी तो मिलता नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से वो डिहाइड्रेट कर जाते हैं, डिहाइड्रेशन होता है। तो ब्रूडिंग एरिया में जैसे ही वो आएँ उनके लिए पानी की, क्लीन पानी की व्यवस्था, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था होनी चाहिए। और उसके अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भी मिला सकते हैं और एनर्जी के लिए ग्लूकोज भी मिला सकते हैं, या फिर जैसा आप गुड़ देते आएँ, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में गुड़ मत दीजिए जो जैसा कि फार्मर में आमतौर पे चलन है। इवन आधा किलो गुड़ भी 1000 चूज़ों के लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो इन कारणों की वजह से, स्ट्रेस फैक्टर्स की वजह से यॉक डिज़ोल्व नहीं हो पाती है और वो एक्सीलेंट मीडियम बन जाती है ई कोलाई के लिए और दूसरे बैक्टीरिया के लिए। तो हमने ये देखा कि 4 फैक्टर्स होते हैं जो चिक्स की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। पहला तो फैक्टर है कंडीशन ऑफ नेवल। ये डिपेंड करता है, मतलब जो नाभि होती है उसकी क्या कंडीशन है, ये डिपेंड करता है कि उसकी हैचिंग कैसी हुई है और हैचरी से वो यहाँ तक आने में कोई बहुत ज़्यादा उसे प्रॉब्लम या स्ट्रेस तो नहीं हुई है। तो नेवल की क्या कंडीशन है। दूसरा फैक्टर जो होता है वो स्ट्रेस का होता है, जो कि ट्रांजिट में होता है जब वो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है।
तीसरा फैक्टर डिहाइड्रेशन का होता है, क्योंकि उसे पानी नहीं मिलता, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट निकल जाते हैं। और चौथा फैक्टर जो होता है वो होता है यॉक प्रॉब्लम, जो यॉक वो अपनी यूटिलाइज़ नहीं कर पाता क्योंकि उसके अंदर अगर इन्फेक्शन पहुंच जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं मेनली जिनकी वजह से चूज़ों पे जो ब्रूडिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाती है, या यॉक सैक इन्फेक्शन होता है, अर्ली मोर्टलिटी होती है। तो कोई भी ऊपर वाला फैक्टर अगर वो करेक्ट ना किया जाए टाइमली तो इन्फेक्शन हो जाता है और मोर्टलिटी बहुत उसमें बढ़ जाती है। नॉर्मल मैनेजमेंट क्या होता है, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि जैगरी दी जाती है, गुड़ दिया जाता है, लेकिन गुड़ के अंदर पोटेशियम और मैग्नीशियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से लूज़ ड्रॉपिंग होने लगती हैं, और लूज़ ड्रॉपिंग की वजह से इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलते हैं। सोडा और सॉल्ट दिया जाता है, उसके ऑब्वियस है कि उसके अपने बेनिफिट्स हैं, लेकिन एक्सेस सोडा क्या करता है, सोडियम कंटेंट को इंक्रीज़ कर देता है ब्लड के अंदर, और एसिड बेस बैलेंस इससे बिगड़ जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितना सोडा उसे देना होता है, या मतलब आमतौर पर जितना सोडा दिया जाता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो एक्सेस सोडा कंटेंट ब्लड के अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, किडनी के ऊपर लोड बढ़ता है, और उससे भी प्रॉब्लम चूज़ों के अंदर बढ़ने लगती है। अगर आप गैस ब्रूडिंग कर रहे हैं तो ऑक्सीजन लेवल आपकी ब्रूडिंग एरिया में कम हो जाती है, और वो फर्दर प्रॉब्लम को बढ़ाती है, और नेगेटिव इफ़ेक्ट सोडियम के और ज़्यादा दिखने लगते हैं। तो कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करें, चाहे वो घरेलू चीज़ हो, तो उसे बिना जाने बिना परखे इस्तेमाल ऐसे ना करें, वो आपको नुकसान ही करती है। और इसमें एक दिक्कत ये आती है कि आपको ये लगता है कि ये चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो अगर वो नुकसान पहुंचा भी रही होगी तो आप उसे पता नहीं लगा पाएंगे, और वो नुकसान बढ़ता ही चला जाएगा। तो गुड़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 50 ग्राम पर 1000 चिक्स से ज़्यादा उसे ना दें। कॉमन सॉल्ट जो खाने का नमक होता है वो 5 ग्राम 1000 चूज़ों पे 5 ग्राम से ज़्यादा ना दें। सोडा अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी 5 ग्राम से ज़्यादा ना दें। और कुछ प्रोबायोटिक जैसे 50 ग्राम दही के तौर पे 1000 चूज़ों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और नियोमाइसिन, कोलिस्टिन वगैरह ब्रूडिंग में ना इस्तेमाल करें। लोग 4-4 5-5 दिन नियोमाइसिन इस्तेमाल करते हैं, कोलिस्टिन लगाते हैं, लेवोफ्लॉक्सासिन लगाते हैं, वो सब किडनी को डैमेज करती हैं और किडनी के लिए हार्मफुल होती हैं। ये आपको अब नहीं पता चलता है, ये बाद में जाके पता चलता है जब चूज़ा 21 दिन का हो जाता है, 3 हफ्ते के बाद, जब उसकी किडनी पर लोड पड़ने लगता है, फीड ज़्यादा उठाने लगता है, प्रोटीन डाइट होती है, तो फिर वो समझ में आता है कि किडनी की जो प्रॉब्लम है, ग्रोथ का असर इन चीज़ों का वहाँ पर दिखता है। तो अगर ज़रूरत नहीं है तो नियोमाइसिन वगैरह ये सब चीज़ें इस्तेमाल ना करें आप। ये ब्रूडेक्स है जिसकी ये प्रेजेंटेशन हमने की है, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अल्टीमेट सॉल्यूशन है चिक्स की ब्रूडिंग के लिए। इसके अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं, आपको ग्लूकोज, सोडा, नमक कुछ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ग्लूकोज भी है एनर्जी के लिए, सारे एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट हैं बैलेंस फॉर्म में, और एसेंशियल बी वाइटामिन्स भी हैं जो कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। और फैट मोबिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कार्निटीन है, कोलिन है, जो कि यॉक के फ़ैट को मोबिलाइज़ करते हैं और यॉक के डिसोल्यूशन में हेल्प करते हैं। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट हैं जो एंटी स्ट्रेस का काम करते हैं। प्रोबायोटिक्स भी हैं इसमें जो अर्ली कोलोनाइजेशन ऑफ गुड बैक्टीरिया इन चिक्स इंटेस्टाइन, चिक की इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को बढ़ाता है, और चिक की अर्ली चिक मोर्टेलिटी को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है। 2 से 3 ग्राम 1 लीटर पानी में आप इस्तेमाल करें फर्स्ट 72 आवर्स, तो आपको इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे भी देखते हैं कुछ वीडियो इसी पोल्ट्री फार्मिंग के ऊपर। थैंक यू।